नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी किसी भी डिज़ायर को आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। फिर चाहे आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करो, गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट करो, अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करो, मनी को मैनिफेस्ट करो या दुनिया की किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करो। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन, हर एक मैनिफेस्टेशन में यही फॉर्मूला अपनाना है। और भले ही आपको वो डिज़ायर कितनी ही ज़्यादा इम्पॉसिबल क्यों ना हो, उसे आप 100% मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन तभी कर सकते हो जब आप इस वीडियो में बताई गई बातों को पूरे तरीके से फॉलो करो। जब भी आप किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने जाते हो तो उसको मैनिफेस्ट करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो स्टेप होता है आस्किंग, यानी हम यूनिवर्स से मांगते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। अब इस जगह पे कई बार ये सवाल आता है कि हम तो यूनिवर्स से बहुत बार मांगते हैं, इतने सालों से एक ही चीज़ मांग रहे हैं, फिर भी हमें वो चीज़ यूनिवर्स से नहीं मिली है, तो उसका ना मिलने का रीज़न क्या होता है। तो उसका ना मिलने का रीज़न जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि हम आस्किंग करते कैसे हैं। हमें कई बार लगता है कि हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो यूनिवर्स समझता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन हमें समझना ये ज़रूरी होता है कि यूनिवर्स हमारी शब्दों से नहीं बल्कि हमारी वाइब्रेशन से चीज़ों को समझता है। शब्दों में हमारी अपनी एक अलग मीनिंग होती है, हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है और कई बार ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन स्टिल यूनिवर्स उनकी भी बातों को सुनता है। तो वो जो सारी चीज़ें सुनता है वो हमारी वाइब्रेशन से होती है, और वाइब्रेशन हमारी फीलिंग्स होती है जो उन थॉट से क्रिएट होती है जिसको हम अपने माइंड में लेकर के आते हैं। जब भी कोई थॉट हमारे माइंड में आता है तो वो एक वाइब्रेशन लेकर के आता है, यानी एक फीलिंग लेकर के आता है। फिर वो फीलिंग के थ्रू यूनिवर्स समझ जाता है कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए होता है। और यूनिवर्स पावर हाउस है एक पॉजिटिविटी का, तो पॉजिटिविटी में ही वो चीज़ों को देखता है, नेगेटिविटी में वो चीज़ों को नहीं देखता। जिसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी लाइफ को जी रहे होते हो, यानी आस्किंग का जो एक्चुअल में प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम जो हमारी लाइफ जी रहे होते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, जब हम उस लाइफ को जी रहे होते हैं तो उसी में जब हमें कॉन्ट्रास्ट मिलने स्टार्ट होते हैं तो हमारी आस्किंग उधर से और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। मान लीजिए आप रिलेशनशिप को लेकर के अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जब स्ट्रगल करते हो या जब आपका रिलेशनशिप ब्रेक होता है, तब आपकी एक एक्चुअल डिज़ायर आती है कि मुझे ये पर्सन अगर चाहिए तो मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। मान लीजिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका उसी पर्सन को लेकर ही डिज़ायर आए, लेकिन मोस्टली ये होता है कि उस पर्सन को लेकर के कई बार डिज़ायर आती है, या ना भी आए तो कई बार लगता है कि मुझे इससे बेटर इंसान चाहिए मेरी लाइफ में। लेकिन जब आप यूनिवर्स के तरीके से चीज़ों को समझते हो तो आपको पता होता है कि बेटर और वर्स्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यानी सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, अगर आप उसी इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, उसी इंसान के साथ रहना चाहते हो, तो आप उसको ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको पर्सन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आप अपनी लाइफ जी रहे थे उस पर्सन के साथ, या जब आप उस पर्सन के साथ नहीं भी हो या होना चाहते हो, तो उस पर्सन का ना होना आपकी लाइफ में आपको ये रियलाइजेशन दिलाता है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। एक खालीपन होता है लाइफ में जिसको हम भरने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि वो किसी पर्सन के आ जाने से हमारी लाइफ में भर जाएगा, लेकिन यहीं से हमारी एक्चुअल में आस्किंग के बाद का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि रिलेशनशिप खराब है, हमें अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। कोई पार्टनर लाइफ में नहीं है तो एक बेटर पार्टनर लाइफ में चाहिए। तो इसी तरीके से हमारी डिज़ायर्स जो आती है हमारी लाइफ में, वो हमारे इस तरीके के कॉन्ट्रास्ट से आती है। लेकिन प्रॉब्लम इस जगह पे आती है कि हम इसी स्टेट में फंसे रहते हैं, इससे आगे नहीं निकल पाते। हम ये सोच रहे होते हैं कि यूनिवर्स हमें वो चीज़ क्यों नहीं दे रहा जो हम इतने टाइम से मांग रहे हैं, और यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम सिर्फ मांग ही रहे हो, लेने के लिए तुम रेडी हो ही नहीं रहे। इसको इस तरीके से देखो कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और उस जगह पर जाकर के कुछ ऑर्डर करते हो फूड अपने लिए खाने के लिए, तो जाकर आप अपने टेबल पे बैठते हो और इंतजार करते हो कि वेटर आपको ला करके वो आपका फूड सर्व करेंगे। तो उसी तरीके से जब आपकी आस्किंग होती है तो आपको आस्किंग के बाद रिसीविंग के लिए रेडी होना होता है। आप अपना ऑर्डर दे चुके होते हो, यूनिवर्स उसको आपको ला करके देता है, आपको बस बैठ के रिसीव करना होता है। लेकिन ये इस तरीके से होने लगता है कि आप आस्किंग पे आस्किंग करने लगते हो, आप वेटर को एक के बाद एक चीज़ें बताने लगते हो, फिर बोलते हो ये काट दो, ये लगा दो, ये काट दो, ये लगा दो, ये काट दो, ये लगा दो। जिसका सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जब आप कंप्लेनिंग के मोड पे होते हो कि मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें बुरी हो गई, ये रिलेशनशिप में इतना कुछ बुरा हो गया, ये पर्सन इतना ऐसा क्यों हो गया, ये पर्सन में ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, मुझ में ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। और सिंपल शब्दों में कहे तो जब आप खुद को या किसी और को ब्लेम करते हो तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, और उस जगह पे आप आस्किंग वाले प्रोसेस में ही फंसे रहते हो, रिसीविंग में आते नहीं हो।
तब वहाँ पर आप अपनी डिज़ायर्स को तो आइडेंटिफाई कर रहे होते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, और यूनिवर्स को पता भी होता है कि वो चीज़ चाहिए, लेकिन आप उस जगह पे रुक ही नहीं रहे होते, उसको लाने ही नहीं दे रहे होते उस चीज़ को। तो हमारा इस जगह पे इकलौता काम ये होता है कि ये जो चैटर हमारे माइंड में चलती है, इस चीज़ को हम धीरे धीरे करके कम करें और इसको ख़त्म करें। और इसी को आप रेजिस्टेंस कह सकते हो कि आप उस फेज में फंसे हुए हो। आस्किंग, जैसे यूनिवर्स से आपने मांगा, यूनिवर्स ने इमीडिएटली वो चीज़ आपको दे दी, अब आपका काम है रिसीव करना। तो ऐसे में जब आप इस चीज़ के बारे में वर्क करना स्टार्ट करोगे, अब यहीं से सारे प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। चाहे आप सब्लिमिनल सुन रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, या वॉक कर रहे हो, या फिर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कर रहे हो, या दुनिया का कोई भी प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो, वो आपके करंट स्टेट ऑफ माइंड, यानी जिस जगह पे आप अभी फोकस्ड हो करेंटली, उस जगह से हटाते हैं आपका ध्यान और दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं जहाँ पर आप बेटर फील कर सको। अब क्योंकि आपका माइंड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ चुका होता है, एक ही रियलिटी को बार बार देख चुका होता है, तो वो कंटिन्यूअसली उसी चीज़ को रिपीट करता है कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है। और इसको कम करने के लिए जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे करके फिर ये चीज़ें कम होनी स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो, तो मेडिटेशन करने का मतलब है अपने मन को शांत करना। जो माइंड आपका है, यानी जब भी आप जागे हुए हो, आप हर जागी वाली अवस्था में हमेशा सोचते रहते हो। तो जब भी सोचते हो तो ऑब्वियस है कि जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचोगे। और अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप किसी भी तरह से चाहोगे कि कैसे भी करके वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए, और उसको पाने के लिए आप हर एक्शन लेने की कोशिश करोगे, आप हर चीज़ करने की कोशिश करोगे, बिना ये जाने कि ये आपकी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जबकि आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड जो भी आस्किंग वाले फेज में आप फंसे हो, नेगेटिविटी वाले स्टेज में आप फंसे हो, उस पर से आपका ध्यान हटना चाहिए। अब ऐसे में जब आप मेडिटेट करते हो, तो भले पूरे दिन में 24 घंटे में मान लीजिए आप 8 घंटे सोते हो या 10 घंटे सोते हो और 14 घंटे आप जागते हो, तो 14 घंटे आप जो भी सोच रहे हो वो आपकी अपनी लाइफ में अट्रैक्शन हो रही है। अब हो सकता है कि 14 घंटे आप नेगेटिव ही सोचते रहो, लेकिन उसके अलावा अगर आप 15 मिनट्स का मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हो और डेली बेसिस पे उस 15 मिनट्स को करते रहते हो, तो पहले दिन का 15 मिनट्स आपको उतना रिजल्ट नहीं देगा, ना ही उसका इम्पैक्ट आपको बाकी के 14 घंटे में नजर आएगा। क्योंकि पहले दिन जब आप मेडिटेट करोगे, बाकी दिन आप पूरा नेगेटिव ही सोचोगे। लेकिन अगर आप 15 मिनट वाला मेडिटेशन 1 महीने तक कंटिन्यू कर लो, तो 15 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पूरे महीने में 450 मिनट्स का आपका मेडिटेशन होता है। तो 450 के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो डेली का 15 मिनट्स का मेडिटेशन कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपको पूरे महीने में 450 मिनट का नेगेटिव टाइम आपकी लाइफ में से निकाल देगा। जहां आप पूरे दिन नेगेटिव सोचते थे, पूरे महीने नेगेटिव सोचते थे, वहां पर आप अभी भी नेगेटिव सोच रहे होंगे, लेकिन उस जगह पे एक पॉजिटिव चेंज ये आया होगा कि पूरे महीने नेगेटिव सोचने के बावजूद भी आप 450 मिनट कुछ ना सोच रहे होंगे, यानी रेजिस्टेंस में नहीं होंगे। उस जगह पे आप कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप मेडिटेशन को 2-3 महीने कंटिन्यू कर लो, तो अगर 450 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1350 मिनट तक आप नेगेटिव नहीं सोच रहे थे। अब भले पूरे दिन आप पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव सोचते रहो, लेकिन उस 3 महीने के बीच में पूरे दिन नेगेटिव सोचने के बजाय आप 1350 मिनट कुछ नहीं सोच रहे हो, मतलब उस समय रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे जब आप दिन की शुरुआत करते हो, तो दिन की शुरुआत में ऐसा होता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी कम होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिटेशन आप करते जाओगे, आपका जो वो फेज है वो चेंज होने लगेगा। यानी पहले नेगेटिविटी ज़्यादा थी, अब आपकी पॉजिटिविटी ज़्यादा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन डेली बेसिस पे कर रहे हो। और जब किसी चीज़ को आप हैबिट में डेवलप करते हो, तो अगर आप उसको 1 महीने भी कर लो, तो आपकी रूटीन में सेट हो जाती है वो चीज़। तो उतना फिर आप दिन भर में उतना नेगेटिव सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता होता है कि आप वो चीज़ कर रहे हो। एक अवेयरनेस आपको आ जाती है किसी चीज़ को लेकर के, या फिर आप समझ लो आपको वो चीज़ याद हो जाती है। जैसे अपने बचपन में, अपने जब हम स्कूल में होते थे, तो हम अगर अपनी क्लासेस में कुछ याद कर रहे हैं जो कि हम एग्जाम में लिखना है, तो हमें याद करना होता था। तो हम किसी क्वेश्चन का आंसर याद करते थे, तो स्टार्टिंग में जब हम वो क्वेश्चन अपने माइंड में लेकर के आते थे, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे मेरा एक क्वेश्चन याद है जो मैंने बहुत याद किया था। वो क्वेश्चन ये था कि हु इज़ नेपोलियन बोनापार्टे, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अभी तो अगर आप देखोगे तो मैं फिर भूल ही गया हूँ कि हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट। तो जस्ट इसी तरीके से आपको बेटर एग्जांपल ये समझ में आएगा कि जब मैं ये क्वेश्चन अपने आप से पूछता हूँ कि हु इज़ नेपोलियन बोनापार्ट, तो मुझे उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको याद नहीं किया है या मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर याद करने लगूँ डेली बेसिस पे, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरा माइंड रिमाइंड करने लगेगा। फिर पूरे दिन में मैं जब भी सोचूंगा हु इज नेपोलियन बोनापार्ट, तो मुझे वो चीज़ मेरे माइंड में याद आने लगेगी। जैसे एक क्वेश्चन और होता था, इसका मुझे आंसर भी याद है। तो वो क्वेश्चन ये था, साइंस का था, वाई डज स्काई लुक्स ब्लू, यानी स्काई हमारा जो आसमान है वो ब्लू क्यों दिखता है। तो इसका आंसर होता था ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
फिर एक क्वेश्चन होता था माइटोकॉन्ड्रिया वाला कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो उसका आंसर भी सिंपल होता था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। और ये जो वर्ड होता था एक्चुअल में, ये माइटोकॉन्ड्रिया इतना बड़ा वर्ड था कि हमें याद करने को नहीं जमता था, तो हम इसे इस तरीके से याद करते थे कि मिट्ठू चौधरिया। माइटो को हम मिट्ठू बोलते थे और कॉन्ड्रिया को हम चौधरी बोलते थे, तो उस हिसाब से हमें याद होता था मिट्ठू कॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आप इस तरीके से भी देखो तो ये क्वेश्चंस तब के याद किए हुए हैं, लेकिन अभी भी मेरे माइंड में मुझे याद आ जाते हैं क्योंकि इन चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, आप किसी भी प्रोसेस को जब आप चूज करते हो, तो वो प्रोसेस जब आपका ध्यान हटाना स्टार्ट करता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो आपके माइंड की एक हैबिट डेवलप होने लगती है कि वो सीखता है कि कैसे किसी चीज़ से मुझे फोकस हटाना है। और फोकस हटाने के लिए उस चीज़ को, यानी अगर आपको अपना फोकस हटाना है तो उसका सबसे इजी तरीका ये होता है कि अपने फोकस को किसी दूसरी जगह पे लगाओ। और जब तक आप अपना फोकस किसी दूसरी चीज़ पे नहीं लगाओगे तो जिस जगह पे आपका ध्यान है वहाँ से आपका ध्यान हटेगा नहीं। तो इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते या नहीं सोचना चाहोगे, या आप पॉजिटिविटी क्रिएट भी नहीं कर पाओगे, लेकिन स्टिल आपको नेगेटिविटी से ध्यान हटाना है। और बाकी जितने प्रोसेसेस हैं उन सब में आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी, अप्रिसिएशन में भी, ग्रेटिट्यूड में भी, फिर आपके एफर्मेशंस में भी आपको हर जगह पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन मेडिटेशन और एक सब्लिमिनल ऐसा प्रोसेस हो जाता है जहां पर आपको पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक तो सब्लिमिनल में अपना म्यूजिक प्ले हो रहा है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मेडिटेशन में आपका ध्यान होता है सिर्फ कुछ ना सोचने पे, सिर्फ ब्रीदिंग पे। और जब आपका ध्यान ब्रीदिंग पे है तब आपका ध्यान थॉट्स पे नहीं है, और जब आपका ध्यान थॉट्स पे है तब आपका ध्यान फिर मतलब ब्रीदिंग पे नहीं है। तो आप जब मेडिटेट करते हो तो आपको बस यही करना होता है कि ध्यान थॉट्स पे जाएगा, आपको वापस ब्रीदिंग पे ले आना है, थॉट्स पे जाएगा, वापस ब्रीदिंग पे ले आना है। और इसकी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी तो लाइफ में जितनी चीज़ें हैं उस पर से आपको ध्यान हटाना आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से दूसरा प्रोसेस भी अगर आप यूज़ करते हो, तो जैसे अफर्मेशन ही अगर आप करते हो तो माइंड में कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ करते हो। तो आपको ये पॉजिटिव एफर्मेशंस तब तक रिपीट करते रहनी होती है जब तक आपका माइंड नेचुरली पुरानी वाली की जगह पर नई वाली को रिपीट करना शुरू कर दे। जब उसका रेपिटेशन नेचुरली होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप दिन में जो 15 मिनट दे रहे हो, जब उसका रिफ्लेक्शन आपको पूरे दिन में दिखने लगेगा तो आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन चेंजेस आने लगेंगे। अब हमारी लाइफ में चेंजेस इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर ग्रैब करते ही है ना तो अपनी एक इच्छा के साथ करते हैं कि मुझे इस चीज़ से ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तभी मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस चीज़ को कभी ना करूँ। ऐसे में फिर क्या होता है कि आपको पता चलता है कि सब्लिमिनल से रिजल्ट मिलते हैं तो आप सब्लिमिनल सुनते हो, और कुछ दिन बाद वो वर्क नहीं करता तो फिर आप बोलते हो एफर्मेशन करने चाहिए, फिर आप एफर्मेशन पे जाते हो, फिर आपको कोई बोलता है कि ये प्रोसेस ज़्यादा बेटर है जहाँ पर आप विजुअलाइज करो, फिर आप विजुअलाइज करने लगते हो, और कुछ समय बाद उसको भी छोड़ देते हो, और इसी तरीके से आपका एक लूप वाले पे फंसे रहते हो, और हर एक सब्जेक्ट पे यानी हर एक प्रोसेस पे आपको फेलियर मिल रहा होता है। तो धीरे धीरे आपकी वो जो इच्छा होती है वो आपकी स्ट्रांग होती चली जाती है, साथ ही साथ वो इच्छा आपके लिए इम्पॉसिबल होती चली जाती है। क्योंकि आप अपने पीछे से उसका एक इस तरीके का पैटर्न देखते हुए आ रहे हो कि आपको हर बार उस जगह पे फेलियर ही मिला है। तो इन जनरल आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये इतना इम्पॉसिबल है कि मैं कुछ भी कर लूँ ये चीज़ मुझे मिलेगी नहीं, और एट द एंड आप ना चाहते हुए भी अपनी डिज़ायर को छोड़ देते हो, ये कहते हुए कि यूनिवर्स ने कोई बेटर मेरे लिए रखा होगा। लेकिन जब आप उस बेटर की तरफ भी जाते हो तो आपको पता चलता है कि यूनिवर्स उतना दयालु नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपकी वाइब्रेशन में है। अब आप ये बोलकर छोड़ तो देते हो कि हाँ ठीक है मुझे ये पर्सन नहीं मिला, इसका मतलब कोई बेटर मेरे लिए है जो मुझे मेरी लाइफ में मिलेगा, लेकिन आप उस बेटर तक जाने के लिए अपनी उस वाइब्रेशन को बेटर नहीं कर रहे, उसको चेंज नहीं कर रहे। सेम वाइब्रेशन जिस पर्सन के साथ आपकी ब्रेक हुई है उसी वाइब्रेशन के साथ आप अपनी लाइफ में आगे चल रहे हो। तो इन फ्यूचर अगर कोई पर्सन आता भी है लाइफ में आपके, जो कि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि नहीं आने वाला, लेकिन अगर आता भी है तो वो भी पर्सन वैसा ही होगा या उससे भी बुरा होगा। तो ये जो दुनिया के नियम होते हैं ये सभी दुनिया ने बनाए हैं कि आप किसी के साथ नहीं बन रही तो मतलब कोई और आपके लिए बेटर है। अब आपके लिए कौन बेटर है कौन नहीं है ये आप डिसाइड करते हो, कोई और नहीं। अनलेस आपका माइंड इस तरीके का है कि मुझे किसी पर्सन के साथ इतना अटैचमेंट नहीं है, मुझे कोई भी पर्सन मेरी लाइफ में चलेगा लेकिन मेरा रिलेशनशिप बेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है आपकी वाइब्रेशन बेटर होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई दूसरा पर्सन आता है आपकी लाइफ में, जो कि आएगा ही, और उस टाइम पे वो पर्सन आपके लिए बेटर होता है, लेकिन जब आपको जबरदस्ती कोई चीज छोड़नी पड़ रही है ना चाहते हुए भी, आप उस जगह पे भी अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक वो बेटर वाला आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो लूप में ही आप फंसे रहोगे, लूप वाला ही मैनिफेस्टेशन होगा।
और अगर आप चाहते हो इस जगह पर, यानी आपके माइंड में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, आप जस्ट मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हो जिसमें हर वो क्वालिटीज़ हो जो आपको चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी जो कि बहुत अमेजिंग वीडियो है और अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ आ रही है, यहाँ से जा करके आप इसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।